हेलो प्यारे बच्चे, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आप लोग का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी का 20 ऐसा लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसीलिए सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपका सीधा सीधी बोर्ड एग्जाम में लड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे यहां पर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहली बात, जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे प्यारे बच्चों, चैनल के ऊपर में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का यहां पर कह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहां पर मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन का शुरुआत। देखिए पहला नंबर का सवाल देख लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यकीन मानिए कि आपका प्रश्न आएगा। और इसको मैं प्यारे बच्चों पहली बात तो वीवीआई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? वीवीआई कर देता हूं। वीवीआई का मतलब समझते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला नंबर का बाबू सवाल है जो कि आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। कह रहे कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन का प्यारे बच्चों आपसे परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आइए संसाधन का परिभाषा कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं जिसे मानव अपनी तकनीक या कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग करके जीवन यापन करता है, वही हमारा संसाधन कहलाता है। यानी कि आप मोटा मोटी समझिए कि मनुष्य के द्वारा प्रकृति से प्रदत्त जो भी सारी चीजें हैं और उसको तकनीक के सहारे, कुशलता के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, इन सब चीज का प्यारे जो प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में कार्यों में प्रयोग करता है। ठीक है, और उससे अपना जीवन यापन करता है, वही तो हमारा संसाधन है। जैसे जैसे यहां पर नहीं लिखा हुआ आप लिख दीजिएगा। जैसे प्यारे बच्चों हमारा जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपका क्या एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है, तो क्या सभी बच्चे संसाधन का परिभाषा लिख करके आ जाइएगा, एक बार मुझे कमेंट में भी बताइएगा। ठीक, चलिए आगे प्यारे बच्चों आपका दूसरा नंबर का सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूं एमवीवीआई, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जो भी गेस क्वेश्चन दे रहा हूं ना एकदम चुपचाप याद कर लीजिए। ठीक है, कह रहा कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्यारे तो 2 नंबर का सवाल, अगर आप 2-2 अंतर भी लिख दीजिए 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं 3-3 अंतर लिख रहा हूं, कम से कम 3 अगर मैं बता दूंगा तो कम से कम 2 तो याद रहेगा ना। तो प्यारे तो हम लिखेंगे खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में सबसे पहली बात निम्नलिखित अंतर है। अब आइए खादर मिट्टी में। ठीक है, तो लिखेंगे कि नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है? खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अंतर तो आप ये लिख दीजिएगा, अरे खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं, इसमें हम लिख देंगे बांगर मिट्टी के कण मोटे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिखेंगे कि यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें लिखेंगे कि यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब दूर पाया जाता है। ठीक है, एकदम आसान आसान पॉइंट है, एकदम अच्छे तरीके से लिख करके आ जाओगे। ठीक है, कितने बच्चों को लग रहा है कि ये भी सवाल हम बना देंगे? ठीक है, चलिए तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में देखिए हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में बाबू कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना देखिए तो कह रहा है कि नदी घाटी परियोजनाओं का अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, देखिए नदी घाटी परियोजना का दूसरा नाम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना भी है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंधन करना, जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, पेयजल की आपूर्ति करना, नौकायान करना, मत्स्य पालन करना, वन्य जीव संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना, पर्यटन इत्यादि है। ठीक है, ये सब प्यारे बच्चों आपका क्या है? नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तो मान के चलिए कि नदी पर कहीं बांध देते हैं तो उससे देखिए क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों सिंचाई हो जाएगा, जल विद्युत उत्पादन हो जाएगा, मोटर लगा देंगे तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, जितना पानी पीछे से आए हमारा बांध बंधा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पेयजल यानी पीने का आपूर्ति प्यारे बच्चों हो सकता है। किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए, हम लोग के लिए तो नहीं सही, कम से कम जानवर पशु पक्षी के लिए तो पानी पीने योग्य होगा ना। तो यहां पर करें मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वन जीव संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए वहां पर लोग देखने के लिए आ सकते हैं। देखिए कितना ज्यादा यहां पर प्यारे फायदा है नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, आगे देखिए चिपको आंदोलन क्या है। प्यारे बच्चे चिपको आंदोलन क्या है देखिएगा जरा ध्यान से। तो कह रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत
1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। सवाल पूछा जाता है चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो बाबू चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। यह प्यारे बच्चों कैसा रक्षक आंदोलन है? पर्यावरण रक्षक आंदोलन है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपक करके आंदोलन किया था। यानी कि इस आंदोलन में क्या हुआ था कि उस गांव के जो लोग थे पेड़ों को कटने के लिए नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग पेड़ काटते थे वहां पर जाकर के वो पेड़ से ही चिपक जाते थे कि पहले तो मुझे ही काटो, पेड़ को बाद में काटना, ठीक है। ऐसा करके वो जाकर के पेड़ से चिपक जाते थे। तो और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के पिता जो है प्यारे बच्चों कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। यह आपका पूछा भी जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक। चलिए आगे प्यारे बच्चों आपका कह रहा है खनिज को परिभाषित करिए। एकदम आपका वीवीआई सवाल है, ठीक है, एकदम आपका वीवीआई है बाबू। आपका खनिज को परिभाषित करिए तो हम क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की भूप्रपट यानी कि पृथ्वी तल के अंदर, ठीक है, पृथ्वी का जो खजाना है, तो पृथ्वी की भूप्रपटी या भूगर्भ कह सकते हैं, में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल्स कहते हैं। बस इतना सा आपको लिख करके आ जाना, ठीक है। खनिज क्या है? धरती के अंदर प्यारे बच्चों पाए जाने वाले जो आपका तत्व या यौगिक है वही तो हमारा खनिज है। चलिए आगे प्यारे बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कह रहे हैं धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। और 2 नंबर का सवाल अगर आएगा तो 2-2 अंतर लिख दीजिएगा। मैं आपको 4-4 अंतर लिख करके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो मत। पहला लिखेंगे धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और यहां पर क्या लिख देंगे? अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, ठीक। यह कठोर एवं चमकीला होता है, और आप सभी को पता है कि धातु तो कठोर और चमकीला ही होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे इनके पास अपनी चमक होती है, ठीक है, इनके पास अपनी चमक होती है, ठीक। लिखेंगे ये प्राय आग्नेय चट्टानों से मिलता है। जो भी धात्विक खनिज होता है वो प्यारे बच्चों आग्नेय प्रकार के चट्टानों से मिलता है, और जो हमारा प्यारे बच्चों परतदार चट्टानों से मिलता है वो हमारा अधात्विक खनिज होता है, ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे कि इसे पीट करके तार बनाया जा सकता है, पीटने पर टूटता नहीं है। कौन? धातु। धातु को पीटिएगा तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो पैर जो चौड़ा हो जाएगा तार के जैसा बन सकता है, लेकिन इसे पीट करके तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पीटने पर चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है, वो आपका अधात्विक खनिज होता है, ठीक है। बस मुझे लगता है कि एकदम आप आराम आराम से लिख दीजिएगा, 2-2 भी अंतर, ठीक है, बिल्कुल आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम प्यारे बच्चों 100% आपका आएगा एकदम। मैं तो कहता हूं इसको एकदम रट जाइए, ठीक है, क्या कर लीजिए? एकदम बाबू रट जाइए, ठीक है। क्या आपका सवाल में कह रहा है? कह रहे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए हम लिखेंगे कि भारत की नई कृषि नीति 1967 से 68 में लागू किया गया। नई कृषि नीति बाबू कब लागू किया गया? 1967-68 में लागू किया गया, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। जिसमें से प्यारे अधिक उपज देने वाले बीजों को क्या किया गया? बोया गया, तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, और इसे ही प्यारे बच्चों हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिख करके आ जाइएगा सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में बाबू आपका कह रहे हैं समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? मिट्टी की सतत मतलब लगातार, मिट्टी की लगातार गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्यारे बच्चों मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए वहां पर प्यारे बच्चों क्या करते हैं? वर्षा जल संचयन करते हैं, उसके भूपृष्ठीय जल का संरक्षण करते हैं, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति के साथ साथ इन सब बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार उसमें खाद भी जो इस्तेमाल कर लेते हैं, छिड़क देते हैं, ठीक है। लेकिन सीढ़ीनुमा खेती जहां पर होता है जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता जो है शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे देखिए सीढ़ीनुमा खेती में आपका क्या होता है कि पैर तो ऊपर वाला पर आपका जो भी सिंचाई हुआ, यहां से खोल करके नीचे वाला को सिंचाई किया जाता है, यहां से सिंचाई करने के बाद नीचे वाला को, और यहां पर जो उर्वरकता शक्ति संरक्षण एकदम साथ साथ हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता। और यही खेती प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाता है? समोच्च कृषि कहलाता है, ठीक है। लिख करके आ जाइएगा। चलिए
आगे देखिए, 9वां नंबर में आपका कह रहा है कि भारत की दो नकदी एवं रेशेदार फसल के नाम बताइए। भारत की दो नकदी एवं रेशेदार फसल के नाम बताइए। तो भारत का जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नकदी फसलें हैं, वो दो बोला था, हम देखिए कितना लिख दिए, तथा कपास और जूट भारत के दो प्रमुख रेशेदार फसल है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, काफी है। चलिए अगला प्यारे बच्चों, 10वां नंबर जो कि हमारा लास्ट है, एकदम इंपोर्टेंट है, कह रहा विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से बाबू आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे कि कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होता है। जैसे देखिए, गन्ना से चीनी बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, चूना पत्थर से बाबू आपका सीमेंट बनता है, कपास से आपका कपड़ा बनता है। तो ये क्या विनिर्माण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में करवाया, एकदम हर एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे बताए गए प्रश्न आपका प्यारे बच्चों एकदम चुनिंदा है, चुन चुन करके मैं लाया था। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।